नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नई शिक्षा नीति के नाम पर जबरदस्ती ऐसा लग रहा है कि हिंदी का विरोध कर रहे हैं। मतलब कोई कारण नहीं है हिंदी विरोध का, लेकिन वो कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में जो 3 लैंग्वेज की बात कही गई है उसमें कहीं भी हिंदी कंपलसरी है ही नहीं। ये कहा ही नहीं गया है कि 3 भाषाओं में हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए। 3 भारतीय भाषाओं का जिक्र किया गया है और अंग्रेजी भी भारतीय भाषा में ही रखी गई क्योंकि भारत में वो खूब यूज होती है। तो एक है कि रीजनल लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए, दूसरी अंग्रेजी है और तीसरी आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, ऑप्शनल है। यानी तमिलनाडु के लिए एक तो तमिल होगी, दूसरी अंग्रेजी होगी और तीसरी कोई भी भाषा वो चुन सकते हैं, भारतीय भाषा कोई भी भाषा। उसमें हिंदी कंपलसरी है ही नहीं। लेकिन स्टालिन को यह लग रहा है कि उन्हें डीएमके की पुरानी वाली राजनीति करके ही 2026 के चुनाव में जीत मिलेगी। क्या ये बीजेपी के डर के साथ एआईएडीएमके को भी उलझाने का पैंतरा है स्टालिन का? और क्या स्टालिन हिंदी की राजनीति करके राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं? जी हां, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी मुश्किल में है। कांग्रेस पार्टी का क्या आपने कोई रिएक्शन सुना इस पर? आएगा भी नहीं जल्दी। रीजनल पार्टीज जो हैं वो भाषा की राजनीति कर सकती हैं, लेकिन कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो हिंदी विरोध की राजनीति कैसे करेगी? वो ये सोच ही नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके के साथ सरकार में है। यानी राहुल गांधी के लिए कह लीजिए तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। यानी मोदी को फंसाने के लिए, बीजेपी को तमिलनाडु में रोकने के लिए जो चाल चली है डीएमके ने, एम.के. स्टालिन ने, उसमें दरअसल राहुल गांधी फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं। डीएमके के अचानक हिंदी विरोध से केंद्र सरकार भी शॉक्ड हो गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि डीएमके ने खुद नई शिक्षा नीति का समर्थन किया था, लेकिन अब अचानक वोट बैंक के लालच में, या जो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी सुपर सीएम के कहने पर अपना राजनीतिक भविष्य देखकर डीएमके सरकार ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। और ये सुपर सीएम कौन है? ये एम.के. स्टालिन के बेटे हैं जो सुपर सीएम हैं, और वो डिप्टी सीएम जरूर है सरकार में, लेकिन उनकी ही राजनीति को चमकाने के लिए, उनको ही अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए एम.के. स्टालिन ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि 2026 के चुनाव में वो उदयनिधि स्टालिन को ये पूरा ताज सौंप पाए। राज्य के जो तमिलनाडु के प्राइवेट स्कूल हैं उनमें हिंदी पढ़ाई जाती है, क्योंकि जहां सीबीएसई का सिलेबस है वहां पर हिंदी कंपलसरी है, तो हिंदी पढ़ाई जाती है। और तो और स्टालिन के जो बेटे हैं उनका अपना स्कूल है, उनकी बेटी का स्कूल है, उन स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है, सरकारी स्कूलों में। लेकिन हिंदी पढ़ाने से स्टालिन को परहेज है। अब ये बात ही समझ में नहीं आती कि जब हिंदी पहले से पढ़ाई जाती है तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों आप उन बेचारे बच्चों के पीछे पड़े हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? यानी जो गरीब हैं, जो इतने संपन्न नहीं हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएं, उनको आप क्यों रोजगार से वंचित रखना चाहते हैं? हिंदी विरोध की आड़ में स्टालिन तमिल के अलावा तमाम दूसरी भाषाओं का भी विरोध कर रहे हैं। स्टालिन के इस विरोध की वजह है, और वो वजह है अगले साल यानी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव। दरअसल स्टालिन के पास ऐसे कोई काम नहीं है जिसे वो गिना सके, जिनके सहारे वो अपने वोटर्स को कह सकें कि देखिए हमने 5 साल में ये काम किया और आप हमें वोट दीजिए। तमिलनाडु के लोग स्टालिन से नाराज हैं, डीएमके से नाराज हैं, जिस तरह की हिंदू विरोधी राजनीति वो कर रहे हैं और जिस तरह से हिंदुत्व का इस वक्त उभार है। महाकुंभ देखिए आप, चाहे जो तस्वीर आई, उन्होंने स्टालिन को डरा दिया है, डीएमके को डरा दिया है। बीजेपी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, जम्मू में जीत हासिल की, उसने डरा दिया है, क्योंकि ये जीत हिंदुत्व के सहारे ही मिली है बीजेपी को। और बीजेपी का वोट बढ़ा है 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में 10 से 11% पहुंच गया है। ये वोट परसेंटेज दरअसल स्टालिन को डरा रहा, और इसीलिए वो एक ऐसे मुद्दे को हवा दे रहे हैं जिसका समर्थन उन्हें खुद तमिलनाडु में अब नहीं मिल रहा। दरअसल वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके है। बीजेपी, एआईएडीएमके और जो अभिनेता हैं विजय, उनकी पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकती है। इस गठजोड़ की संभावनाओं से स्टालिन दरअसल सहमे हुए हैं।
केंद्र सरकार को अपनी शर्तों पर झुकाने वाली डीएमके की चिंता परिसीमन पर भी है। यही वजह है कि जनसंख्या विस्फोट के इस युग में भी डीएमके दक्षिण भारत की कुछ क्षेत्रीय पार्टियां लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रही हैं और इसके लिए बाकायदा सरकारी रेवड़ी का लालच भी दिया जा रहा है। स्टालिन ये समझने को तैयार नहीं कि जनसंख्या कम रहने का सबसे ज्यादा फायदा दक्षिण भारत को मिला। उन्हें लग रहा है परिसीमन में उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी, दक्षिण भारत की कम होंगी। तो दक्षिण भारत ने अगर सरकार की योजनाओं पर काम किया, जनसंख्या पर नियंत्रण किया, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ भी उन्हें मिला। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जो लाभ मिला उसका असर भी दिख रहा है। शिक्षा, आर्थिक मोर्चे पर दक्षिण भारत कहीं भी आप देखिए उत्तर भारत के मुकाबले ज्यादा समृद्ध है। यही वजह है कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था 24.85 लाख करोड़ की है और वो अपनी जीडीपी के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय अगर तमिलनाडु की हम देखें तो 2,25,106 रुपए है। ये मानव विकास की सूची में सभी भारतीय राज्यों में 11वें स्थान पर है। तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। ये सबसे अधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है। अब जब उत्तर भारत में परिसीमन लागू कर यहाँ के लोगों की स्थिति मजबूत करने की कवायद की जा रही है, ये कहिए कि एक फेयर वोटिंग पैटर्न को सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो स्टालिन के पेट में दर्द हो रहा है। बावजूद इसके कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद ये साफ कर चुके हैं कि परिसीमन के बाद उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दक्षिण भारत में भी लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। अब आते हैं स्टालिन के प्रमुख मुद्दे हिंदी के विरोध पर कि आखिर स्टालिन क्यों ये हिंदी का विरोध कर रहे हैं। तो आप जानते ही हैं देश में इस वक्त रोजगार के लिए जो दो भाषाएं सबसे जरूरी हैं उनमें अंग्रेजी पहली और हिंदी दूसरे पायदान में है। ऐसे में हिंदी का विरोध कर स्टालिन क्या हासिल करना चाहते हैं ये समझ से परे है। हो सकता है उन्हें इस विरोध का कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए और एक बार फिर तमिलनाडु की सत्ता में वो आ जाएं, उनकी सरकार बन जाए। हालांकि इस बार इसके आसार नजर नहीं आ रहे, इसीलिए स्टालिन इतने परेशान हैं। लेकिन स्टालिन के हिंदी विरोध से दक्षिण भारत के युवाओं का दरअसल कैसे भला होगा ये भी तो उन्हें सोचना चाहिए। उन्हें उत्तर भारत में उभरते व्यापारिक शहरों में किन चुनौतियों का सामना करने पड़ेगा। स्टालिन की सोच वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब आते हैं स्टालिन की छटपटाहट की असली वजह पर। दरअसल 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव है। उन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी दमदार मुद्दे की तलाश है जो अभी तक नजर नहीं आ रहा। अब स्टालिन की सियासी चाल ये कि जब कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा तो क्यों ना किसी छोटे और घिसे पिटे मुद्दे को पॉलिश कर नए सिरे से उसे बड़ा बनाया जाए। यही वजह है नई शिक्षा नीति यानी नीप का डीएमके विरोध कर रही है और उसे तमिलनाडु के सिर्फ सरकारी स्कूलों में लागू नहीं होने देना चाहती। स्टालिन का आरोप है कि केंद्र सरकार दक्षिण भारतीय राज्यों पर हिंदी थोपना चाहती है। लेकिन स्टालिन ये नहीं बताएंगे कि आजादी के समय जो तमिलनाडु में ज्यादातर 95% बच्चे तमिल पढ़ते थे, वो अब उसमें से 45% खाली संख्या बची है, 50% अंग्रेजी पढ़ने लगे हैं। ये बात स्टालिन कभी नहीं बोलेंगे। दरअसल सच्चाई यह है कि नई शिक्षा नीति में स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाने का जिक्र है। वो 3 भाषा कोई भी हो सकती है। इसमें 2 भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा, एक अंग्रेजी और तीसरी कोई भी भाषा की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो नई शिक्षा नीति है इसको गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू किया गया है। पंजाब हो, कर्नाटक हो, सबने इसको मंजूर कर लिया है। लेकिन स्टालिन तमिलनाडु में इसमें रोड़ा अटका रहे हैं। स्टालिन की बेटी है सेंथामराई सबरीसन, खुद चेन्नई में सनशाइन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नाम से एक स्कूल चलाती हैं। तमिलनाडु के सबसे महंगे स्कूलों में से ये स्कूल है और इस स्कूल में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। लेकिन तमिलनाडु में हकीकत की जमीन पर स्टालिन एक बार देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके विरोध का आधार खोखला है। तमिलनाडु में साल 1991 में केवल 0.5% तमिल भाषी लोग हिंदी जानते थे, जो 2011 में बढ़कर 1.3% हो गया और पिछले 10 वर्षों में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। तमिलनाडु के सीबीएसई स्कूलों में इस वक्त 60 लाख से ज्यादा बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, जबकि तमिलनाडु के सिर्फ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 83 लाख छात्रों को हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही। इस तरह इस वक्त तमिलनाडु के 45% छात्र हिंदी बोल और लिख सकते हैं। उधर
जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा स्टालिन पहले नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए राजी थे। यहां तक कि तमिलनाडु सरकार के ज्यादातर मंत्री और सांसद इसे लागू करना चाहते हैं, लेकिन भाषाई विवाद बढ़ाकर स्टालिन राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्टालिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु में साल 2026 में विधानसभा चुनाव है, जिसमें डोर टू डोर कैंपेन, ताबड़तोड़ रैलियों और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन की रणनीति पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में लगातार हाशिए पर जा रही एआईएडीएमके के साथ बीजेपी साथ आ सकती है। बीजेपी का एआईएडीएमके को लेकर तेवर अब नरम पड़ रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के अन्नामलाई, उन्होंने एआईएडीएमके के साथ संभावित गठबंधन को लेकर नरमी दिखाई, जो एक समय पर इसके घोर विरोधी थे। एआईएडीएमके महासचिव ई पलनीस्वामी ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज नहीं किया। बीजेपी बनारस में 81 तमिल संगमम के जरिए हिंदी तमिल गठजोड़ के नए सियासी समीकरण भी तलाश रही है, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए अभी से तमिलनाडु बनाम केंद्र का माहौल बनाने में लगे हैं और इन तमाम सियासी मोहरों की काट तलाश रहे हैं। लेकिन उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि उनकी इस बात का, जिसका वो समर्थन कर रहे हैं, हिंदी विरोध का समर्थन खुद तमिलनाडु के लोग नहीं कर रहे हैं। वो शायद अन्ना दुराई के समय में जी रहे हैं जब हिंदी का विरोध होता था। अब वो परिस्थितियां नहीं हैं। अब तमिल अस्मिता के नाम पर, हिंदी भाषा के नाम पर जो स्टालिन की एक कोशिश है कि तमिल लोगों को एकजुट किया जाए तमिल अस्मिता के नाम पर, और शायद यही उनको एक आधार लग रहा है जिस पर वो बीजेपी की काट ढूंढ सकते हैं। उनको लग रहा है कहीं हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ तमिलनाडु के लोग ना चले जाएं, क्योंकि देश में सबसे बड़े जो मंदिर हैं वो तमिलनाडु में ही हैं। सारे बड़े मंदिर तमिलनाडु में हैं। रामेश्वरम, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, मतलब कितने मंदिर हैं जो कितने लोग जाते हैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत में दर्शन करने के लिए। तो इतने मंदिर हैं और हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है तमिलनाडु। यही हिंदुत्व की राजनीति दरअसल डीएमके को डरा रही है, क्योंकि स्टालिन क्रिश्चियन हैं। ये लोग सिर्फ, इनकी मां ने ही एक बार कहा था कुछ समय पहले कि हम इस दौरान, हम चुनाव के समय में सिर्फ मंदिर जाते हैं दिखाने के लिए हम क्रिश्चियन हैं। तो ये दरअसल क्रिश्चियन है और अब इनको लग रहा है कि इनकी राजनीति चलेगी नहीं। इसी से परेशान होकर ये नई तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसका इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये जहां के लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं। वहां देखिए तमिलनाडु में क्या आपको कहीं पर हिंदी का विरोध नजर आया? और वो भी विरोध तब जब इस नई शिक्षा नीति में हिंदी कंपलसरी लैंग्वेज है ही नहीं। हिंदी पे आप ऐतराज तब करें जब हिंदी कंपलसरी लैंग्वेज है। और केंद्र सरकार ये जानती थी कि ये राज्य हिंदी को लेकर इस तरह की चाल चल सकते हैं या इस तरह का माहौल बना सकते हैं, इसीलिए हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज रखा ही नहीं गया। और आप हिंदी से दूर करके युवाओं को आखिर कहां ले जाना चाहते हैं? क्योंकि रोजगार के लिए पहली भाषा हिंदी और पहली भाषा अंग्रेजी और दूसरी हिंदी है। अगर हिंदी नहीं जानेंगे तो उनको आगे अपने जीवन में परेशानी होगी। और जिस प्रदेश में ज्यादातर बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, वहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये दुर्व्यवहार, ये दोयम दर्जे का व्यवहार आखिर क्यों हो? सबसे पहले तो सारे जो स्कूल हिंदी पढ़ाते हैं, एमके स्टालिन को सारे स्कूल बंद करवा देने चाहिए। सबसे पहले तो अपनी बेटी और बेटे के स्कूल बंद करवाने चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के सारे स्कूल बंद करवाने चाहिए जहां पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, वो नहीं रोक सकते। और एक झूठ के आधार पर सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है आज के दौर में जितनी तेजी से झूठ फैलता है, सच भी लोगों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी काफी समय है तमिलनाडु के चुनाव में। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।